हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा मेंस 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को पूरे डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आपकी सुविधा के लिए मैंने इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, आज के जो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 6 है उसमें हम रुक्मणी प्रकाशन के वॉल्यूम 2 के प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। और फिर टोटल इसमें 26 प्रैक्टिस सेट हैं। डेली आपको एक एक करके मैं टोटल 26 प्रैक्टिस सेट को कवर करा दूंगा। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा आप मेरी मदद कीजिए, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए फ्रेंड, पहला प्रश्न है कि मालविकाग्नि मित्रम नामक नाटक के लेखक कौन है। तो देखिए 2 से 3 सेकंड में आपको अपना आंसर चुन लेना है। उसके बाद जो भी सही आंसर होगा मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड देखिए, मालविकाग्नि जो नाटक था इसके लेखक कौन है? कालिदास हैं। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इसी के दरबार में रहते थे। दूसरा प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल संधोल कहाँ स्थित है? संधोल जो है ये पंजाब में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में फिरोजा कहाँ से आयात होता था? तो ये जो है फिरोजा ईरान से आयात होता था। ईरान से टीन, सीसा, सोना, चांदी इत्यादि का आयात किया जाता था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? तो टोटल 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। अगर जैन ग्रंथ पूछा जाए तो भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध था, और मगध में ही पहली बार हाथी का प्रयोग किया गया था। अगर बात करें सबसे बड़ा महाजनपद, सबसे बड़ा महाजनपद जो था वो था अवंती। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के जो 20वें तीर्थंकर थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो देखिए, जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर थे मुनि सुब्रतनाथ। यहाँ मैं लिख देता हूँ, मुनि सुब्रतनाथ थे। ठीक है फ्रेंड्स, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था कछुआ यानी कुर्म। ऑप्शन डी याद रखिएगा, कछुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? तो देखिए, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो था ये लॉर्ड रिपन के कार्य में 1881 में लाया गया था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उनको मैं बताता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहले वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया 1882 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये लाया किसके द्वारा गया था? लॉर्ड लेटन के द्वारा लाया गया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। उसके बाद सिविल सेवा में जो प्रवेश परीक्षा की आयु थी उसको 19 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया गया। इसी के समय 1881 में नियमित जनगणना हुई, और इसी के शासनकाल में स्थानीय स्वशासन की भी शुरुआत हुई, जिसको पंचायती राज कहा जाता है। इसने शिक्षा में सुधार के लिए विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। तो आप इतनी सारी बातें ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। बुंदेलखंड की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए, बुंदेलखंड जो था यहाँ के शासक थे चंदेल राजा। ठीक है, चंदेल वंश के जो शासक थे यहाँ शासन करते थे। और देखिएगा, चंदेल वंश का जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी खजुराहो। उसके बाद खजुराहो से के बाद कालिंजर राजधानी होती है। कालिंजर का एक और नाम है महोबा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालिंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनतकालीन प्रशासन में दीवाने विजारत के प्रमुख अधिकारी को क्या कहते थे? इसका जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको वजीर कहा जाता था। दीवाने विजारत, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर है कि प्रमुख चिश्ती संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, को किसने शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो देखिए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे यह कुतुबुद्दीन ऐबक के आध्यात्मिक गुरु था। ठीक है, और इसी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसी के सम्मान में कह लीजिए कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको शेख उल इस्लाम की उपाधि प्रदान किया था
इल्तुतमिश ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। तो देखिए नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा इसका वास्तविक नाम था। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने इससे विवाह किया। विवाह के बाद जहांगीर ने इसे नूर महल, याद रखिएगा नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि इसे प्रदान किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए और जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था, यानी मेहरुन्निसा ने करवाया था। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन में छात्रों की भागीदारी समाप्त करने हेतु कार्लाइल, ठीक है, कार्लाइल सर्कुलर कब लागू किया गया था। देखिए स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, यह बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था, ठीक है, 1905 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 अक्टूबर 1905 को। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या के आरोप में 19 अप्रैल 1910 को किसे फांसी दिया गया। तो किनको दिया गया था जैक्सन की हत्या में, ये लूसेंट का प्रश्न है, लक्ष्मण कन्हारे को। 13 नंबर देखिए। 13 नंबर है अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था। तो इसका गठन जो है किसने किया था, बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ ने। तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, काफ़ी जल्दी जल्दी मैं करा दे रहा हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे। तो देखिए गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे और इसी दिन 9 जनवरी के दिन प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और ये दक्षिण अफ्रीका गए कब थे, तो दक्षिण अफ्रीका ये गए थे 1893 ईस्वी में अब्दुल्ला सेठ के निमंत्रण पर। किसके, अब्दुल्ला सेठ, याद रखिएगा प्रश्न पूछा जाता है कि किसके निमंत्रण पर गए थे, अब्दुल्ला सेठ के। तो लगभग ये 22 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न है कि 8 डाउन ट्रेन को कब लूटा गया था क्रांतिकारियों के द्वारा। तो देखिए 8 डाउन ट्रेन जो है यह काकोरी कांड में ट्रेन यही थी जिसको लूटा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा काकोरी कांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। एक ट्रेन थी जिसका नाम था 8 डाउन ट्रेन। यह जो थी ट्रेन सरकारी खजाना को सहारनपुर से लेकर के लखनऊ की ओर जा रही थी, तभी इसको काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया था। और इसे लूटने का जो प्लान था वो किसका था, राम प्रसाद बिस्मिल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरुण ग्रह के ज्ञात उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो टोटल 27 उपग्रह हैं अरुण ग्रह के पास। ठीक है फ्रेंड्स, शनि का उपग्रह है टाइटन, याद रखिएगा शनि का उपग्रह कौन सा है, टाइटन है। और बृहस्पति का उपग्रह जो है वो कौन सा है, वह है गैनीमीड। कौन सा है, गैनीमीड है, और यह सबसे बड़ा उपग्रह है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूगर्भ के में परपट्टी के नीचे मेंटल का विस्तार कितने किलोमीटर तक है। तो देखिए पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला है भूपर पट्टी जिसको क्रस्ट कहा जाता है अंग्रेजी में। उसके बाद है मेंटल। मेंटल है उसको क्या कहा जाता है, मेंटल को हिंदी में आवरण कहा जाता है, और यहीं आपसे पूछा जा रहा है आवरण। ठीक है फ्रेंड्स, और तीसरा जो है भैंसा है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कोर, यानी केंद्रीय भाग, उसको कोर कहा जाता है। तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा, मेंटल का विस्तार कितने किलोमीटर तक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2900 किलोमीटर तक। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी मंगोलॉयड। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, और यह भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ध्यान रखिएगा बिहार से होकर नहीं गुजरती है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। 20 नंबर देखिए। गांधी सागर बांध जो है निम्नलिखित में से किसका एक भाग है। तो यह है चंबल परियोजना का, चंबल परियोजना के भाग है। ठीक है, चंबल परियोजना में राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर था। तो गांधी सागर मध्य प्रदेश में है चंबल नदी पर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये राजस्थान में है। ध्रुव पर कितने समय का दिन होता है। तो ध्रुव पर 6 महीना का दिन होता है और 6 महीने का रात होता है। 22 नंबर देखिए। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है।
तो ये है अलकनंदा से संबंधित। 23 नंबर देखिए, फैलिन चक्रवात किस देश से संबंधित है? तो फैलिन चक्रवात जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और इसका नाम फैलिन किसने रखा था? थाईलैंड ने रखा था। याद रखिएगा, किसने रखा था इसका नाम? फैलिन, थाईलैंड ने रखा था और यह भारत से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इससे जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भागों पर काफ़ी तबाही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनारी जलधारा किस देश से संबंधित है? तो कनारी जलधारा जो है यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है और ये स्पेन से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कालसूबाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, कालसूबाई की जो पहाड़ी है यह सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। कालसूबाई सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है और यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। महाबलेश्वर भी सह्याद्री की ही एक प्रमुख चोटी है जिससे कि कृष्णा नदी निकलती है, महाबलेश्वर, और यह भी महाराष्ट्र में भी है। 26 नंबर देखिए, 26 नंबर है वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो वसुधारा जलप्रपात जो है यह अलकनंदा नदी पर है। ठीक है फ्रेंड्स, और नर्मदा नदी पर जो है एन्ना जलप्रपात है। याद रखिएगा, एन्ना जलप्रपात। 27 नंबर देखिए, 27 नंबर है कि एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको क्या कहा जाता है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? ये जोधपुर में है, राजस्थान के जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले कौन हैं? तो सबसे कम उम्र में भारत रत्न दिया गया था सचिन तेंदुलकर को। और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो ये भी प्रश्न आपको ध्यान रखना है। 2015 में इनको और CN राव को सम्मानित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, पहली बार 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, C राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को सम्मानित किया गया था, 3 व्यक्तियों को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चावल कैसी फसल है? तो देखिए 3 प्रकार की फसल होती है, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। खरीफ फसल का जो समय होता है वो जून जुलाई में इसको बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। रबी फसल को नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। उसके बाद जायद फसल जो है इसको मार्च अप्रैल में बोया जाता है और जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है। तो चावल जो है वह खरीफ फसल का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोयाबीन में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो सोयाबीन में तेल की मात्रा पूछा गया है। प्रोटीन की मात्रा पूछा जाता है अक्सर, लेकिन यहाँ तेल की मात्रा पूछा गया है। तो तेल 20 से 22% तक होता है। अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन 40 से लेकर के 42% तक होता है सोयाबीन में। 31 नंबर देखिए, 31 नंबर है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जगजीवन राम जो थे ये श्रम मंत्री थे, याद रखिएगा। उसके बाद जॉन मथाई जो थे ये रेल और परिवहन मंत्री थे और CH भाभा जो थे ये वाणिज्य मंत्री थे। संविधान सभा में अंतिम वाचन कब किया गया था? देखिए 3 वाचन हुआ था, पहला वाचन, दूसरा वाचन और तीसरा वाचन। तो ध्यान रखिएगा, पहला वाचन जो हुआ था ये हुआ था 14 से 26 नवंबर 1949 तक। दूसरा वाचन कब हुआ था? दूसरा वाचन हुआ था, माफ़ कीजिएगा, ये तीसरा वाचन हुआ था। ठीक है, 14 से 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर के दिन ही संविधान बनकर तैयार हुआ और इसको इसी दिन अंगीकार किया गया था और इसी दिन 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। पहला जो था वाचन, प्रथम वाचन, ये कब हुआ था? ये हुआ था 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन था वो 15 नवंबर, याद रखिएगा, 15 नवंबर 1948 से लेकर के कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1949 तक। ठीक है, 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था दूसरा वाचन। तीसरा प्रश्न 33 नंबर देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कुल कितने राज्यों का गठन किया गया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम है, ठीक है, और एक दूसरा इसी से मिलता जुलता नाम है, आपको याद रखना है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम और राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग कब हुआ था? 1953 में, याद रखिएगा, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास हुआ था और इसके अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो 14 राज्य हो जाएंगे, ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग जो था 1953, इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे, याद रखिएगा, कौन थे? फजल अली थे। और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था?
आंध्र प्रदेश था। याद रखिएगा 1953 में बना था आंध्र प्रदेश, भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य और इसकी राजधानी उस समय कहाँ थी? करनूल थी। तो आप इतनी सारे बातें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर है कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 जो है ये है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद कितने में? ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 21 क में। ठीक है फ्रेंड्स, 21 क में क्या कहा गया है? 21 क को कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया और इसमें बताया गया कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मुफ्त में प्रदान कराई जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद अस्पृश्यता का अंत जो है ये अनुच्छेद 17 में है। छुआछूत 35 नंबर देखिए, 35 नंबर प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो संविधान के भाग 4 में किया गया है नीति निर्देशक तत्वों का, और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में। नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। और पंचायती राज जो है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही आता है, अनुच्छेद 40 में है पंचायती राज। 36 नंबर देखिए, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद इनमें से कौन नहीं है? आपको बताना है नहीं है। तो देखिए अनुच्छेद 52 जो है इसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 53 में कहा गया है राष्ट्रपति के शक्ति एवं कार्य। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल बताया गया है, और अनुच्छेद 63 जो है ये भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये जो है ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है। और अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, लोकसभा में मध्य प्रदेश से कितनी सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश से 29 सीटें हैं, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और बिहार में कितनी है? 40 सीट है। आपको मेनली बिहार ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और बात करें विधान परिषद की, तो विधान परिषद की कितनी सीटें हैं बिहार में? माफ़ कीजिएगा, राज्यसभा की 16 सीट हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा की 40 सीट और राज्यसभा की 16 सीट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है, और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो बिहार विधानसभा में टोटल 243 सीटें हैं विधानसभा में, ध्यान रखिएगा। विधान परिषद पूछा जाए तो विधान परिषद में कितनी सीट है? 75 सीट है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वैसी अर्थव्यवस्थाएं जो बाह्य अर्थव्यवस्थाओं से किसी भी प्रकार से संबंध नहीं रखती हैं क्या कहलाती है? तो बाह्य जो अर्थव्यवस्था है अगर उससे कोई संबंध नहीं है तो समझ लीजिए बंद है, वो पूरी तरह से अपने अंदर आप में ही बंद है, तो बंद अर्थव्यवस्था है। और बंद अर्थव्यवस्था को ही सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी कहा जाता है। सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है, इकोनॉमी कहा जाता है, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, किस समिति द्वारा कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की गई थी? तो ये किया गया था राज्य समिति पर, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य समिति। चलिया समिति जो है ये कर सुधार से संबंधित था। ठीक है फ्रेंड्स, रंगराजन समिति जो था ये भुगतान संतुलन से था, और एकवर्त समिति जो था ये रेल बजट को आम बजट से अलग करने से संबंधित है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने 1868 में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी बताई थी? तो प्रति व्यक्ति वार्षिक आय इन्होंने 20 रुपया बताया था। तो याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। भारत की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय की गणना इन्होंने 1867-68 में किया था, पहली बार दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी, याद रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है राष्ट्रीय आय की गणना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1949 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति की गई थी? तो ये किसकी अध्यक्षता में की गई थी? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में, याद रखिएगा। और पीसी महालनोबिस जो थे ये इसी मॉडल पर, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, याद रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के
1956 तक इसका काल रहा था। ठीक है, भारत में टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पहला पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, माफ कीजिएगा, 1951 से 56 तक पहला पंचवर्षीय योजना था। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 1961 तक रहा था, और दूसरा तो था यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, और पहला जो था हेराल्ड डेमर मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर है, हिंदू वृद्धि दर का प्रतिपादन किसने किया था। इसका प्रतिपादन प्रोफेसर राजकृष्ण ने किया था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 46 नंबर प्रश्न है कि एक चंद्रमा कितना सौर दिवस के बराबर होता है। तो ये होता है 29.5 सौर दिवस के, यानी 29.1/2 सौर दिवस के बराबर होता है एक चंद्रमा। एक फर्मी में कितना मीटर होता है, तो एक फर्मी में कितना मीटर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 48 नंबर, कार्य की बीमा क्या है। तो देखिए कार्य का सबसे पहले निकालने का प्रयास कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए कार्य का क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है F=m×a मास इंटू एक्सेलरेशन। उसके बाद ये s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए मास का कितना हो जाएगा, यूनिट m से इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर क्या है, लेंथ है, यहाँ लेंथ लिख दीजिए, और टाइम है नीचे, तो टाइम का t²। उसके बाद डिस्टेंस है, ये लेंथ है, तो इसको l से डिनोट करते हैं। अब देखिए m l स्क्वायर हुआ, m l स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो t⁻⁻2 हो जाएगा। तो देखिए m l² t⁻⁻2, तो ऑप्शन बी में देखिए मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक गेंद ए को छत से नीचे गिराएं तथा ठीक उसी समय दूसरी गेंद बी को क्षैतिज दिशा में फेंके, तो दोनों गेंद में कौन से गेंद पृथ्वी पर मतलब पहुंचेगी पहले। तो दोनों जो है साथ पहुंचेंगी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी मोटर गाड़ी की प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है, प्रारंभिक वेग है, यानी u आपको दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद है उसमें उत्पन्न त्वरण जो है वो एक्सेलरेशन दिया गया है कितना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। उसके बाद बताया जा रहा है कि 8वें सेकंड में यह कितनी दूरी तय करेगी। तो इसका एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा, 8वीं सेकंड के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, S=u + a/2 × 2n-1। यहाँ आप पुट कीजिए, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू 10 है। उसके बाद a की वैल्यू कितनी है, 4 है, नीचे /2 है, और n जो है ये पूछा जा रहा है, ये जो सेकंडवा भाग है 8वें सेकंड का वो पूछा जा रहा है। तो 8 × 2 16 हो जाएगा, और -1 15 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जब 4 हो गया, 4 को 2 से कैंसिल करने पर अब ये 15 हो जाएगा। तो देखिए 15 दूना 30 और प्लस 10 40 मीटर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। 51 नंबर देखिए, यदि किसी वस्तु को धरातल से 30 डिग्री के कोण पर बनाते हुए 4 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक गति से प्रक्षेपित किया जाए, तो वस्तु की अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, वो अधिकतम कितनी दूरी तय करेगी, ऊंचाई कितनी तय करेगी। तो देखिए इसका भी एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है H=u² sin θ/2g। जब इसको आप पुट कीजिएगा तो आंसर आपको निकल के आ जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ sin θ का वैल्यू रख दीजिए 30 डिग्री, इसको पुट कीजिए तो कितना आ जाएगा 0.2 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर है कि पारा का घनत्व कितना होता है। तो देखिए पारा जो है यह सबसे कम गलनांक तथा कम क्वथनांक वाला धातु है, सबसे कम, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आप ध्यान रखिएगा, पारा जो है यह अमालगम बनाता है, किसी के साथ मिलकर अमालगम बनाता है, और यह सिनेबार अयस्क होता है, इससे पारा प्राप्त किया जाता है। इसका सिंबल होता है Hg। तो ध्यान रखिएगा, और इसका घनत्व होता है कितना होता है, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा 13,600 kg/m3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, द्रव और ठोस के किसी स्पर्श बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा ठोस के पृष्ठ पर द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। इसको कहा जाता है स्पर्श कोण, और स्पर्श कोण जो है अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग होता है। 54 नंबर देखिए, और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आप थोड़ा सा मेहनत मेरे लिए कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप किसी भी सोशल मीडिया पे हैं, जहाँ भी हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं भी आप उस ग्रुप में हैं तो ग्रुप में शेयर कर दीजिए, या फिर अपने आप टाइमलाइन पर भी आप शेयर कर सकते हैं।
देखिए केश नली में ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? केशिकत्व कहा जाता है, कैपिलरिटी कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। 55 नंबर प्रश्न को पढ़िए। 55 नंबर प्रश्न महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यानी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान और राष्ट्रीय संस्थान, ये गोवा में है, सही है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये कहाँ है? हैदराबाद में है, ये भी सही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, ये चेन्नई में है, ये भी सही है। उसके बाद अंटार्कटिक स्टडी सेंटर, ये बेंगलुरु में नहीं है, ये कहाँ है? ध्यान रखना है, ये गोवा में है। कहाँ है फ्रेंड? ये गोवा में है, आपको ध्यान रखना है। अब इसका नाम हो गया राष्ट्रीय आर्कटिक और महासागर अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन पाया जाता है 46.6% लगभग। उसके बाद 27 से लेकर 28% तक सिलिकॉन पाया जाता है और 8% तक एल्युमिनियम पाया जाता है और 5% तक लोहा पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 57 नंबर देखिए, 57 नंबर है कि पेट्रोलियम में से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रभाजी आसवन के द्वारा। 58 नंबर देख लीजिए, 58 नंबर है कि आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो देखिए इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और आउटपुट जो है कंप्यूटर वर्क करके जो हमें देता है उसको आउटपुट कहा जाता है। तो हम इनपुट किससे देते हैं? सबसे ज़्यादा कीबोर्ड से देते हैं। कुछ भी इनपुट हम कीबोर्ड से ही टाइप करके देंगे ना, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कीबोर्ड। 59 नंबर देखिए, वे यौगिक जो नम वायु में रखने पर वायु की नमी को ग्रहण करके संतृप्त विलयन बना लेते हैं उसको क्या कहा जाता है? प्रस्वेद पदार्थ कहा जाता है। न्यूट्रिनो की खोज किसके द्वारा की गई? देखिए यहाँ न्यूट्रिनो पूछा जा रहा है, तो देखिए न्यूट्रिनो की खोज है, ये किसके द्वारा की गई थी? ये किया गया था 1930 में पॉली के द्वारा। 1930 में ये पॉली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन में पॉली कहीं नहीं है, तो सही आंसर पॉली हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ न्यूट्रॉन लिखना था लेकिन न्यूट्रोनो मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो न्यूट्रिनो की खोज पॉली ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। तो ध्यान रखिएगा न्यूट्रिनो पूछा गया है। उसके बाद एंडरसन ने किसकी खोज किया था? तो एंडरसन ने, ये भी पूछा जाता है, 1932 में पोजिट्रॉन का खोज किया था। 1932 में इन्होंने पोजिट्रॉन की खोज किया था, ठीक है। और एच.एस. युकावा जो हैं इन्होंने पाई मेसॉन की खोज किया था 1935 में, पाई मेसॉन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांक स्थिरांक और इलेक्ट्रॉन के संवेग के अनुपात को क्या कहते हैं? किसको कहा जाता है? डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है समान इलेक्ट्रॉन की संख्या, समान इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी इक्वल इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। तो देखिए सोडियम का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 11 होता है और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इसका अब कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा। उसी प्रकार मैग्नीशियम का 12 होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो इसका 10 हो जाएगा। एल्युमिनियम का 13 होता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो इसका भी 10 हो जाएगा। तो ये तीनों जो हैं यह आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, लेकिन पोटेशियम जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है क्योंकि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और ये एक त्याग रहा है तो इसमें कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक इनमें से कौन सा है? प्राकृतिक बहुलक है रेशम, ठीक है। बेकेलाइट जो है ये इससे है, प्राकृतिक बहुलक ये नहीं है। ये क्या है? इससे बनाया जाता है जो नॉन स्टिकी आपके बर्तन हैं, आपने देखा होगा पैन जो है, आप ऑमलेट बनाते होंगे और भी बहुत सारे रोटी बनाने का जो तवा है, कढ़ाई है, ये जितने भी नॉन स्टिकी जो बर्तन हैं ये बेकेलाइट से बनाए जाते हैं। कौलार से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर कि किस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्ट में से प्रवाहित विद्युत आवेश के समानुपाती होता है? तो ये होता है फैराडे के विद्युत अपघटन के दूसरे नियम से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माफ़ कीजिएगा, ये प्रथम नियम से होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो पदार्थ जो खट्टे होते हैं एवं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं अम्ल। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। क्षार कैसा होता है? क्षार कड़वा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पीएच स्केल रेंज कितना होता है? आप कमेंट करके बताइएगा जो पीएच स्केल का रेंज जो है कितना होता है। अम्ल जो होता है वो 7 से कम होता है
और क्षार जो होता है वो 7 से अधिक होता है उसका पीएच वैल्यू। तो आप सिर्फ हमको बताइएगा कि पीएच स्केल का रेंज कितना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। तो बेंजोइक अम्ल जो है ये घास में भी पाया जाता है, पत्ता में भी पाया जाता है और मूत्र में भी पाया जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। 67 नंबर देखिए, द्रव एरोसोल का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो द्रव एरोसोल का उदाहरण नहीं है? धुआं है। सिल्वाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सिल्वाइन का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन बी KCl, और इसको पोटेशियम क्लोराइड भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना है? देखिए CO ये कोबाल्ट का है, कोबाल्ट का ये प्रतीक चिन्ह है। तो कोबाल्ट का परमाणु संख्या कितना होता है? 27 होता है। और याद रखिएगा विटामिन 12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है, विटामिन 12। 70 नंबर प्रश्न देखिए, पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए पिटवा लोहा, ढलवा लोहा और इस्पात। तो पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा जो होती है वो करीब 0.12% से लेकर 0.25% तक होती है। ढलवा लोहा में कितना होता है? ढलवा लोहा में 2.5% होता है। और सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा जो है ढलवा लोहा में होता है। इस्पात में 0.25 से लेकर के 1.5% तक होता है इस्पात में कार्बन की मात्रा। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये गन्ना के लिए किया जाता है। 72 नंबर देखिए, प्रकंद का उदाहरण क्या है? इनमें से कौन सा है? तो प्रकंद का उदाहरण कौन सा है? इसमें से अदरक है। 63 नंबर देखिए, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो ये कौन सा उत्तरदायी है? DNA। ठीक है, ऑप्शन डी। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और DNA की कार्यात्मक इकाई पूछा जाता है। तो DNA की कार्यात्मक इकाई जो है वो जीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 74 नंबर है कि क्रोमियम की कमी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो क्रोमियम की कमी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? याद रखना है आपको, फेफड़ा प्रभावित होता है। इंपॉर्टेंट है, क्रोमियम की कमी से फेफड़ा प्रभावित होता है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेत्र से संबंधित बीमारी कौन से है? तो देखिए कैटरेक्ट और ग्लोकोमा, ये दोनों जो है नेत्र से संबंधित बीमारी हैं। ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों इस प्रश्न का सही आंसर होगा। राइबोसोम होते हैं। तो देखिए राइबोसोम में क्या होता है? राइबोसोम में RNA होता है, और RNA जो है ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। और राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। 77 नंबर देखिए, 77 नंबर है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं। तो ये किसके बीच अवस्थित है? 77 का ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा, धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच। और कुल्लू घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। 78 नंबर देखिए, 2 या 2 से अधिक स्वपरागित फसलों या शुद्ध वंशकर्मों के संस्करण से जो पहली पीढ़ी के बीज प्राप्त किए जाते हैं उसको क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है संकर बीज। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर देखिए, इनमें से कौन सी गाय की प्रजाति नहीं है? तो गाय की प्रजाति इसमें से कौन सी नहीं है? अलमादी जो है ये गाय की प्रजाति नहीं है। 80 नंबर देखिए, 80 नंबर है, 80 नंबर प्रश्न है कि विषुवत या माफ कीजिएगा विषु या इक्विनॉक्स वर्ष के दौरान जब दिन और रात बराबर होता है। तो देखिए दिन और रात कब बराबर होता है? तो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च को क्या कहा जाता है? वसंत विषु कहा जाता है, इसको वसंत विषु कहा जाता है। और 23 सितंबर को शरद विषु कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड इसके बाद हम 81 से लेकर के 100 तक में रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए मैं सॉल्व करके आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आपको मैं आंसर बता दूंगा, आप सिर्फ सॉल्व कर लीजिएगा अपने से। तो देखिए 81 नंबर आप देख लीजिए। 81 नंबर में कहा जा रहा है कि बच्चों की एक पंक्ति में कशिश की बाईं ओर से पाँचवा स्थान पर मोना है तथा मोना के दाईं ओर से छठा स्थान है। यदि वे परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं तो कशिश की बाईं ओर से 13वां स्थान हो जाता है। उस समय सोना का दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14वां स्थान। आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर है, सिर्फ मैं आंसर बता देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 83 नंबर देखिए, 83 का आंसर हो जाएगा कितना? 83 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 84 का आंसर हो जाएगा, 84 का आंसर कितना हो जाएगा? 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। 85 का देखिए, 85 का कितना आंसर हो जाएगा? 85 का हो जाएगा ऑप्शन बी
250 मीटर। 86 का देखिए, 86 का कितना हो जाएगा, 86 का हो जाएगा ऑप्शन सी 1935.22 रुपया। 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 40 मीटर। नेक्स्ट देखिए 88 का कितना आंसर हो जाएगा फ्रेंड, 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15.1/22। 89 का देखिए, 89 का आंसर हो जाएगा, 89 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 90 का देखिए, 90 का कितना हो जाएगा, 90 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 91 का हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद 92 का देखते हैं, 92 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 10 किलोमीटर। 93 का देखिए, 93 का हो जाएगा ऑप्शन बी 696। 94 का देखिए, 94 का थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा इसको, 94 का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 96 का देखिए, 96 का आंसर क्या हो जाएगा, 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी ए का भाई है। 97 का आंसर क्या हो जाएगा, 97 का आंसर आप यहाँ से देखिए, 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और 100 का कितना हो जाएगा, 100 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है और अपना आप रेस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।